हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। कल मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई कि सर फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की जो रिएक्शंस है टोटल वो याद नहीं हो रही। ठीक है, तो उसको आज अपन क्या है कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की जितनी भी रिएक्शंस मतलब जो डाइजेशन का प्रोसेस था कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड उसकी जो रिएक्शन थी वो एनसीईआरटी ने अलग अलग लिख रखी है। मतलब वो याद रखना एक मतलब कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उस चीज को मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके एक शॉर्ट तरीके से किस तरीके से अपन डाइजेशन को एक कंसेप्टिव याद रख सकते हैं फिजियोलॉजी को, उसके ऊपर आज मैंने ये वीडियो बनाई है। तो देखो, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। आपको पता है कि डाइजेशन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन और एक होते हैं लिपिड। ठीक है, तीन कंपाउंड है जिनका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, सिस्टमेटिक एक मतलब कि एक स्टोरी की तरह इसको याद करेंगे अपन। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड तीन का डाइजेशन होता है। आपको एक मैं अलग वीडियो में बता दूंगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो 5 टाइप के जो गैस्ट्रिक जूस मतलब कि डाइजेस्टिव जूस जो सीक्रेट होते हैं, स्लाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रेटिक जूस, बाइल जूस, ये जो सारा है वो अपन अलग मैटर देखेंगे। परंतु यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि केवल क्या करेंगे कि जो रिएक्शन याद करने का जो तरीका है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड तीन चीज का डाइजेशन होता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो इन तीनों चीज का डाइजेशन करने के लिए एक सिस्टमेटिक देखो ध्यान से। सबसे पहले अपन लेते हैं किसको, प्रोटीन का डाइजेशन। ठीक है, किसको लेते हैं, अगर अपन एक ओवरऑल बात करें तो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर पहला स्टेप क्या आता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले होता है। किसका होता है जी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कौन सी, स्टार्च। कौन सी थी, ये स्टार्च। स्टार्च का 30% डाइजेशन, 30% डाइजेशन जो है वो हमारी बक्कल केविटी में हो जाता है। कहां हो जाता है, बक्कल केविटी में, बाय सेलेवरी एंजाइम। कौन सा, एमाइलेज। कौन सा जी, एमाइलेज एंजाइम की हेल्प से हमारे क्या है कि इसका डाइजेशन हो जाता है। क्लियर। अब क्या है कि अगर इसको कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, स्टार्च जो है वो किसमें ब्रेक होती है, यहाँ पे 30% स्टार्च किसमें ब्रेक हो जाती है, माल्टोज में। माल्टोज और आइसो दोनों एक ही बात, माल्टोज और आइसो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। और ये माल्टोज और आइसो माल्टोज क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में जाकर इनके ऊपर माल्टेज एंजाइम काम करके इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। 30% तो यहाँ होती है, 70% आगे इंटेस्टाइन में होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो हमारी बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, तो यहां तक अपने को याद हो गया। अब सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम है वो है याद करने का प्रोटीन का डाइजेशन। मेरे पास जो मेन रिक्वेस्ट आई थी कि सर प्रोटीन की डाइजेशन की जो रिएक्शंस है वो याद नहीं हो रही है, तो उसका मैंने एक तरीका बनाया। देखो स्टूडेंट, अपन क्या है कि एक अपने को मानना क्या है, मैंने इवोल्यूशन के टॉपिक में बताया था आपको कि मतलब कि पहले मतलब कि एक लाइफ का जो साइन दिया था वो किसने दिया था, न्यूक्लियोप्रोटीन ने। किसने दिया था, न्यूक्लियोप्रोटीन ने फर्स्ट लाइफ का साइन दिया। क्लियर। और हम लोग कुछ भी खाते हैं उसमें न्यूक्लियोप्रोटीन है। अगर हमने सेल लेवल पे देखें, सेल है, सेल में न्यूक्लियोप्रोटीन है। तो देखो हमने जो भी चीज खाई, जैसे मान लो कि कोई नॉन वेजिटेरियन पार्ट खाया या वेजिटेरियन को लीफ खाई, तो उस लीफ को खाने के बाद में वो हमारे कहां गई, स्टमक में गई। स्टमक में जाते ही उस लीफ के अंदर अगर अपने सेलुलर लेवल की बात करें उसमें क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। अब न्यूक्लियोप्रोटीन जब हमारे स्टमक में गया, जाते ही इसका स्वागत किसने किया, HCl ने। किसने किया, HCl ने इसका स्वागत किया और क्या कर दिया, इसमें से न्यूक्लिक एसिड को अलग कर दिया और प्रोटीन पार्ट को अलग कर दिया। समझ में आ रही बात। जैसे स्टमक में गया, जाते क्या किया कि न्यूक्लियोप्रोटीन पे HCl ने काम किया, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पार्ट को अलग अलग कर दिया। न्यूक्लिक एसिड मतलब कि उसमें से DNA और RNA को अलग ले लिया और बाकी प्रोटीन पार्ट को अलग ले लिया। अरे प्रोटीन की डेफिनेशन है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, इट्स कॉल्ड प्रोटीन। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोटीन है, उस प्रोटीन को क्या कर लिया,
अलग कर लिया। ये कहानी कहां चल रही है? स्टमक में चल रही है। अब इस प्रोटीन के ऊपर हमारे गैस्ट्रिक जूस का एक एंजाइम है, इसका नाम क्या है? पेप्सिनोजन। स्टमक ने HCl ने क्या किया? पहले तो इसको इसमें ब्रेक किया, प्रोटीन पार्ट को क्या कर लिया? अलग कर लिया। और फिर क्या किया भाई? ये पेप्सिनोजन जो था ये क्या था? एक इनएक्टिव एंजाइम था। क्या था? इनएक्टिव एंजाइम। इस इनएक्टिव एंजाइम को HCl ने किस में बदल दिया? पेप्सिन में बदल दिया। और ये क्या हो गया? एक्टिव। समझ में आई बात? एक तो HCl ने प्रोटीन पार्ट को अलग कर लिया, दूसरा क्या कर दिया? इस पेप्सिनोजन को किसमें बदल दिया? पेप्सिन में। अब ये जो पेप्सिन है ये क्या करेगा? इस प्रोटीन के ऊपर अटैक करेगा। जो प्रोटीन अपन ने अलग किया, इसके ऊपर अटैक करने के बाद में इस प्रोटीन को उसकी डेरिवेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसे बोलते हैं पेप्टोन, पेप्टाइड एंड प्रोटियोज। किसमें बदल देता है? पेप्टाइड, पेप्टोन और प्रोटियोज के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। ये तीनों को अगर अपन लेबल करें, इन तीनों को, तो ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इनको डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की डेरिवेटिव फॉर्म है। अब क्या है कि इतना काम कहां तक हो गया? ध्यान देना पॉइंट को। ये जो इतना काम है, ये काम कहां हुआ भाई? स्टमक में। कहां हुआ है? स्टमक में ये काम है कंप्लीट हो गया। अब ये तीनों किसमें आ गए? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में आने के बाद इंटेस्टाइन के अंदर आपको पता है पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में सीक्रेट होता है। क्या होता है? पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में सीक्रेट होता है। और पैंक्रियाटिक जूस में आपने पढ़ा होगा कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एक तो एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? ट्रिप्सिनोजन। और एक होता है काइमोट्रिप्सिनोजन। ये भी इनएक्टिव है और ये भी क्या है? इनएक्टिव है। डाइजेस्टिव जूस के एंजाइम ओवरऑल क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ये ड्यूरिंग फंक्शन क्या है कि एक्टिव होते हैं। अब पेप्सिनोजन है, सॉरी ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, ये क्या है? दोनों इनएक्टिव है। अब यहाँ पे ध्यान देने का पॉइंट यह है कि यहाँ पे एक इंटेरोकाइनेज, कौन सा? इंटेरोकाइनेज एंजाइम सीक्रेट करता है। कौन? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये क्वेश्चन आ सकता है नीट के अंदर। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से इंटेरोकाइनेज सीक्रेट होगा। और ये इंटेरोकाइनेज क्या करेगा? इस ट्रिप्सिनोजन को किसमें बदल देगा? ट्रिप्सिन में बदल देगा। किसमें? ट्रिप्सिन में। और ये क्या हो गया भाई? एक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? एक्टिव। अब ये एक्टिव हो गया। अब ये तो एक्टिव हो गया। अब ये क्या जाएगा? किस बगल वाले भाई के पास में जाएगा? किसके पास में? काइमोट्रिप्सिन के पास में। और काइमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन क्या करेगा? काइमोट्रिप्सिन को किसमें बदल देगा? काइमोट्रिप्सिन में बदल देगा। किसमें बदल देगा जी? काइमोट्रिप्सिन में। अब काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों एंजाइम क्या करेंगे? जो स्टमक से बन के आई डेरिवेटिव फॉर्म पेप्टोन, पेप्टाइड और प्रोटियोज, तीनों के ऊपर क्या करेंगे? अटैक करेंगे दोनों। ये एंजाइम और एक ये एंजाइम, दोनों किस पे अटैक करेंगे? इस फॉर्म के ऊपर। और किस में कन्वर्ट कर देंगे इसको? ओलिगो पेप्टाइड। मतलब कि 8 से 10 अमाइनो एसिड की चेन्स बना देगा। क्लियर? इसे बोलते हैं ओलिगोपेप्टाइड। अब इस ओलिगोपेप्टाइड के ऊपर क्या है कि पैंक्रियाटिक जूस का एक एंजाइम जिसका नाम क्या है? प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। इसको भी ट्रिप्सिन क्या करता है? कार्बोक्सी पेप्टिडेज में बदल देता है। क्लियर? और ये एक्टिव हो गया। पहले ये क्या था? इनएक्टिव था।
और ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिव क्या करेगा, इस ओलिगोपेप्टाइड पे अटैक करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, डाइपेप्टाइड में, मतलब कि दो दो अमाइनो एसिड के ग्रुप बना देगा। समझ में आ रही है कुछ। अब दो दो अमाइनो एसिड के ग्रुप बना दिए। अब इस दो दो अमाइनो एसिड के ग्रुप जो है ये कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब इंटेस्टाइन के नेक्स्ट स्टेप में जहां पे सक्कस इंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है वहां पे जाएगा। तो ये जो डाइपेप्टाइड है इसके ऊपर वहां सक्कस इंटेरिकस का इरिप्सिन, सक्कस इंटेरिकस का इरिप्सिन नामक एंजाइम है डाइपेप्टाइडेज, ये उस पर अटैक करेगा और किसमें कन्वर्ट कर देगा, मोनोपेप्टाइड। मोनोपेप्टाइड मतलब ए सिंगल अमाइनो एसिड, ए सिंगल अमाइनो एसिड। और ये सिंगल अमाइनो एसिड जो है इसको बाय माइक्रोविलाई देन विलाई इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और किसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ब्लड के अंदर इसको ट्रांसफर, ब्लड कैपिलरी के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो देखो प्रोटीन की जितनी रिएक्शन थी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं ऐसे। ध्यान से देखियो, हम लोगों ने क्या किया है कि जितनी जो रिएक्शन थी वो अलग अलग बिखरी में उनको इकट्ठा किया है। न्यूक्लियोप्रोटीन गया, HCl ने अटैक किया, एसिड पार्ट मतलब कि उसमें से एसिड पार्ट को अलग कर दिया। क्लियर। देखो गैस्ट्रिक जूस एक एसिडिक नेचर का होता है, वहां पे एसिड का डाइजेशन नहीं होता, ध्यान देना पॉइंट है, वहां पे एसिड का डाइजेशन नहीं होता, इसलिए एसिड को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, तो एसिड पार्ट तो कर दिया अलग। अब बचा क्या पीछे, प्रोटीन पार्ट। इस प्रोटीन पार्ट के ऊपर पेप्सिनोजन जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है इसको HCl ने एक्टिव किया और किसमें बदल दिया, पेप्सिन में। और पेप्सिन ने क्या किया कि इस प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को पेप्टोन, पेप्टाइड और प्रोटियोज में कन्वर्ट कर दिया। और ये तीनों क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फॉर्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की क्या है, ये डेरिवेटिव फॉर्म है। इसके बाद में अपन ने क्या किया है कि ये तीनों क्या है कि पाइलोरिक स्फिंक्टर से निकलकर कहां गए, ड्यूडेनम रीजन के अंदर आ गए। ड्यूडेनम रीजन के अंदर पैंक्रेटिक जूस रिलीज हुआ है। पैंक्रेटिक जूस के अंदर क्या है, ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है, ये तीनों इनएक्टिव एंजाइम थे। ट्रिप्सिनोजन ने को एक्टिव स्टार्ट किया किसने, इंटेरोकाइनेज, और इंटेरोकाइनेज किससे रिलीज हुआ, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। इसने क्या किया, ट्रिप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया एक्टिव। और इधर काइमोट्रिप्सिन को किसमें बदल दिया, काइमोट्रिप्सिन के अंदर, काइमोट्रिप्सिनोजन को किसमें बदला, काइमोट्रिप्सिन के अंदर, और ये एक्टिव हो गया। अब काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों मिलके क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया, इस डेरिवेटिव फॉर्म के ऊपर। तो अटैक करने के बाद इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, ओलिगोपेप्टाइड, मतलब कि 8 से 10 अमाइनो एसिड एक चेन में जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। अब क्या कि इसके ऊपर अटैक किसने किया, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, जो इनएक्टिव था उसको एक्टिव ट्रिप्सिन ने किया। और इसके बाद में क्या है कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट, डाइपेप्टाइड, इरिप्सिन जो सक्कस इंटेरिकस का मोनोपेप्टाइड, ए सिंगल अमाइनो एसिड बाय माइक्रोविलाई विलाई एंड एब्जॉर्ब करके इसमें डाल दिया ब्लड कैपिलरी में। क्लियर। यहां पे क्वेश्चन जो बनता है देखो ध्यान से, पैंक्रेटिक जूस को एक्टिव करने का जो प्रोसेस स्टार्ट किया वो इंटेरोकाइनेज ने किया। इंटेरोकाइनेज सिर्फ क्या करता है, ट्रिप्सिन को एक्टिव करता है, उसके बाद ट्रिप्सिन ही काइमोट्रिप्सिन को एक्टिव करेगा और ट्रिप्सिन ही क्या करेगा, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को एक्टिव करेगा। तो ये था हमारा प्रोटीन का डाइजेशन, समझ में आई। तो ये था प्रोटीन का डाइजेशन। अब क्या बचा हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड। क्या बचा जी, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को और देखते हैं अपन। अब क्या बच गया हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड। अब देखो ध्यान से, बचा क्या, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड दो तरीके का होता है भाई, एक तो क्या होगा डीएनए और दूसरा क्या होगा आरएनए। ठीक है, इस डीएनए और इस आरएनए के ऊपर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियस एंजाइम। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियस। डीएनए के लिए तो डीएनएज
और आरएनए के लिए आरएनएज। क्लियर? तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? डीएनए से क्या बना देगा? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, और इससे क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। क्यों? डीएनए क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होती है ना। अब इसके ऊपर और इसके ऊपर किसने अटैक किया? न्यूक्लियोटाइडेज ने। किस में कन्वर्ट कर दिया? न्यूक्लियोसाइड में। अरे कुछ याद आ रहा है क्या डीएनए वाले चैप्टर से? न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, अरे इतना याद रह जाता तो सिलेक्शन हो जाता ना। न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोसाइड में बदल गया। न्यूक्लियोसाइड के ऊपर अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोसाइडेज जो है वो इस न्यूक्लियोसाइड और इस न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क क्या है? फर्क क्या है? सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप का, PO4। यहाँ पे रिमूव क्या होता है? PO4 ग्रुप रिमूव होता है और वो न्यूक्लियोसाइड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? न्यूक्लियोसाइड में। अब इसमें न्यूक्लियोसाइड में अलग अलग क्या कर देगा? शुगर कौन सी होगी डीएनए में? डीऑक्सी शुगर, डीऑक्सी राइबोज अलग कर दी और N2 बेस को अलग कर दिया। इसमें भी क्या किया? शुगर पार्ट को अलग और N2 बेस को अलग। ठीक है। अब इसको क्या है कि बाय इसका क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्योंकि डाइजेशन की क्या शर्त थी? कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना और उसको एब्जॉर्ब करवाना। क्लियर? इसका भी बाय हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्लियर? ध्यान रखना। N2 बेस अगर अपन बात करें तो N2 बेस जो है वो डीएनए के केस में कौन कौन सी होती है? डीएनए के केस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, और आरएनए के केस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होती। क्लियर? तो ये अपना क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। इसका भी इसका ध्यान रखना। प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन भी बाय ब्लड होता है और न्यूक्लिक एसिड का एब्जॉर्प्शन भी बाय ब्लड कैपिलरी होता है। अब हमारे पास क्या बच गया? कार्बोहाइड्रेट और फैट। अब ध्यान देना, एक बार फैट का देख लेते हैं। फैट के अंदर क्या होता है कि भाई जो फैट है या लिपिड है इसके ऊपर अटैक करता कौन है? लाइपेज। कौन करता है जी? लाइपेज। किसमें बदल देता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। क्लियर? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे ये जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये क्या है कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं की जाती। इसके अंदर क्या है कि आपको पता है फैट किस में होती है? ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में। तो पहले क्या है कि इस ट्राइग्लिसराइड फॉर्म को किस में बदला जाता है? मोनोग्लिसराइड में। और इसका जो मोनोग्लिसराइड है इसका किया जाता है इमल्सिफिकेशन बाय हेल्प ऑफ बाइल सोल्ट, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। याद आया कुछ क्या? बाइल सोल्ट, उनसे क्या इसका इमल्सिफिकेशन किया जाएगा। और इमल्सिफिकेशन करने से इसको बोलते हैं मिसेल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? मिसेल कंपाउंड। और ये मिसेल कंपाउंड जो है ये माइक्रोविलाई से की एपिथेलियम सेल से एब्जॉर्ब हो जाएगा। माइक्रोविलाई की एपिथेलियम सेल से एब्जॉर्ब, वहां पे इसको वापस क्या किया जाएगा? मोनोग्लिसराइड को वापस ट्राइग्लिसराइड में फॉर्म में बदला जाएगा और फिर इसको किस में डाल दिया जाएगा? लिम्फ कैपिलरी में। याद रखना, लिम्फ कैपिलरी। फैटी सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब बाय एंड ट्रांसपोर्ट बाय लिम्फ कैपिलरी एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट पार्ट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड कैपिलरी। फाइनली तो देखो लिम्फ कैपिलरी से एक बार इसको ट्रांसपोर्ट किया है, फाइनली तो ये ब्लड में डालेगा, परंतु कंडीशन क्या है कि स्टार्टिंग फॉर्म में लैक्टियल जो बीच में होती है आपकी विलाई के अंदर, लैक्टियल के थ्रू इसको एब्जॉर्ब करके लिम्फेटिक सर्कुलेशन के अंदर होके फिर ये क्या है आगे
हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आता है। और जो आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो ब्लड में जाके डायरेक्ट क्या है कि हिपेटिक पोर्टल सिस्टम से लीवर के पास में जाता है। वो अपन एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हिपेटिक पोर्टल से, उसको बहुत शॉर्ट तरीके और सिंपल तरीके से ट्रिक सिस्टम से मैं आपको याद करवा दूंगा। आप जिंदगी में क्या है कि हिपेटिक पोर्टल सिस्टम नहीं भूल सकते, किस तरीके से क्या है कि लीवर में पहुंचता है और किस तरीके से हमारी पूरी बॉडी के फंक्शन और पूरी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं। एक कंसेप्टिव वीडियो बनाएंगे अपन उसके ऊपर। तो ये क्या है कि इस तरीके से क्या है कि इसको क्या है, अब ध्यान रखना ये मिसेल कन्वर्ट हुआ है कंपाउंड माइक्रोविलाई के द्वारा एब्जॉर्ब करके, और ध्यान रखना उसमें एक काइलोमाइक्रोन स्ट्रक्चर बनती है, मतलब कि वहां तक पहुंचाने के लिए इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है कि प्रोटीन की कोटिंग होती है, और वो प्रोटीन की कोटिंग क्या करती है, उसे बोलते हैं काइलोमाइक्रोन, और फिर वो क्या है कि उसको लिम्फ कैपिलरी में धकेल देती है। तो इस तरीके से मतलब ओवरऑल देखा जाए तो अपन ने ये फैट का डाइजेशन पढ़ लिया। अब जो हमारा है नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट की कुछ सिंपल रिएक्शंस है जो आपको याद रखनी है। उसके अंदर देखो स्टार्च लिया, ठीक है, स्टार्च के ऊपर अटैक किया किसने, एमाइलेज ने, बना क्या, माल्टोज, और इस माल्टोज के ऊपर अटैक किसने किया, माल्टेज एंजाइम ने, जो सक्कस इंटेरिकस में होता है, किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और इसका क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। क्लियर। अगर अपन बात करें किसकी, सुक्रोज की, एंजाइम सुक्रेज या इन्वर्टेज काम किया, किसमें बदल दिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, हो गया एब्जॉर्प्शन। क्लियर। जैसे मान लो कि लैक्टोज की बात करें अपन, दूध के अंदर पाई जाती है, तो एंजाइम कौन सा, लैक्टेज या लैक्टोसाइडेज दूसरा नाम, इसके ऊपर अटैक किया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, एब्जॉर्ब हो गया। तो ये क्या है कि सिंपल रिएक्शंस है कार्बोहाइड्रेट की। सबसे कॉम्प्लिकेटेड था प्रोटीन का डाइजेशन याद करना, जो मैंने आपको एक फ्लो चार्टिंग टेक्निक से उसको याद करवाने की कोशिश की है, ठीक है। और दूसरा था आपका मेनली इसका फैट का, कि फैट किस तरीके से एब्जॉर्ब होगी। तो उसके लिए अपन ने क्या किया है कि फैट को बताया कि काइलोमाइक्रोन कैसे, मतलब काइलोमाइक्रोन मतलब प्रोटीन कोटिंग होगी, और मिसेल कंपाउंड मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ द मोनोग्लिसराइड है, तो वो क्या है, इसमें मिसेल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ बुक्स के अंदर लिखा है कि उसके साथ में फैट सोल्यूबल विटामिन जुड़ते हैं, तो एनसीईआरटी अपन इंक्लूड नहीं कर रही। तो अपने को क्या है कि भगवान की मान के चलनी है कि भगवान जो बोल रहा है वो सत्य है। क्लियर। तो इस तरीके की बात अपने आज की रिएक्शन के अंदर कंप्लीट की है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि जूस किस तरीके से सीक्रेट होता है, और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कैसे काम करता है, और फैट का सर्कुलेशन किस तरीके से ब्लड तक पहुंचता है। कंसेप्टिव वीडियो रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।